डियर स्टूडेंट्स, आज हम टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि टिश्यू होता क्या है, यानी ऊतक से क्या तात्पर्य है। हालांकि आप अपनी प्रीवियस क्लासों में ये पढ़ चुके हैं ऊतक के बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी मैं इसको शुरू से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ऊतक क्या होता है? एक समान अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो और वो मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हों, ऊतक कहलाता। ऊतकों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3 समूह बनाए हैं ऊतकों। पहला है विभज्य ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक और तीसरा स्रावी ऊतक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विभज्य ऊतक की। इसको इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। विभजित ऊतक जो होता है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, वो कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो विभाजन की अवस्था में हो या उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाए। इस ऊतक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं में बारंबार समसूत्री विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी ये ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो विभाजन करता रहता है। इनकी सेल्स सामान्यतः गोलाकार, आयताकार अथवा बहुभुजी पाई जाती है। सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और सेलुलोज की बनी। सेल्स में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, यानी इंटर सेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इंटर सेलुलर स्पेसेस का तात्पर्य है कोशिकाओं के मध्य में यदि स्थान छूटता है खाली, तो उसे हम अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। वो इसमें नहीं पाए जाते। ये सेल्स सक्रिय रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती रहती हैं। इनमें प्लास्टिड भी प्रोप्लास्टिड अवस्था में पाए जाते हैं, शुरुआती अवस्था। दूसरा, इनके जीवद्रव्य में वैक्यूल नहीं पाई जाती अथवा बहुत छोटे आकार की पाई जाती। केंद्रक बड़े होते हैं और स्पष्ट होते हैं। तो ये जो विशेष गुण हैं ये किसके हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्य ऊतक जो है, ये उसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। यानी ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाए। अब इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की यदि हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर कई प्रकार से विभाजित किया गया, जो इस प्रकार। पहला है प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार। विभाजनशील सेल जो होती है, मतलब इसमें विभाजन होता है, उसमें विभाजन किस आधार पर हो रहा है, मतलब किस आधार पर विभाजन हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको 3 प्रकार से बांटा गया। पहला है मास मेरिस्टेम। क्या तात्पर्य है? इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो विभाजन होता है वो सभी तलों में होता है। फलस्वरूप सेल्स का एक अनियमित समूह उत्पन्न होता है। ये सेल्स व्यवस्थित होकर किसी विशेष संरचना का निर्माण करती हैं। इसे हम मास मेरिस्टेम की संज्ञा देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यानी इस विभज्य ऊतक में कोशिकाएं 2 तलों में विभाजित कर सकती हैं।
जिससे ये परत में व्यवस्थित होती है। 2 तलों में होगा तो परत बन जाएंगे, जैसे एपिडर्मिस। एग्जाम्पल इसका, इसे कहते हैं प्लेट मेरिस्टम। तीसरा है रिब मेरिस्टम। मेरिस्मेटिक सेल्स में एंटीक्लाइनल विभाजन होते हैं। क्या तात्पर्य है? यानी ये विभाजन वो होता है जिसमें परिधि के सापेक्ष में विभाजन 90 डिग्री एंगल पर पाया जाता है। यानी 90 डिग्री एंगल पर यदि विभाजन हो परिधि से तो उसे हम एंटीक्लाइनल विभाजन कहते हैं। तो रिब मेरिस्टम में मेरिस्मेटिक कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल विभाजन होते हैं और विभाजन एक तल में अर्थात कोशिका के लंब अक्ष अथवा अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर होते हैं। इससे जड़ व तने में वल्कुट और मज्जा का परिवर्धन, यानी वल्कुट और मज्जा जो है वो रिब मेरिस्टम के द्वारा ही बनती है। अब बात आती है दूसरा जो प्रकार है विभाजन का, किस आधार पर विभाजन है। तो पहला आधार तो था तल के आधार पर, दूसरा है आरंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास के आधार पर। ये क्या है? विकास के आधार पर मेरिस्मेटिक सेल्स को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। पहला है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम क्या चीज़ है? ये पादप काय में सभी मूल अंगों का निर्माण करता है। कौन? प्राइमरी मेरिस्टम। तथा प्रोमेरिस्टम से व्युत्पन्न कोशिकाओं से बना होता है। किसी प्राइमरी मेरिस्टम की सबसे पहली अवस्था प्रोमेरिस्टम ही होती है। कभी कभी ये निष्क्रिय अवस्था में मौजूद रहती है तथा समय विशेष आने पर सक्रिय होकर विभाजन आरंभ कर देती है। इसका एग्जाम्पल है रूट एपेक्स पर, शूट एपेक्स पर और वेस्कुलर कैम्बियम जो है, वेस्कुलर बंडल्स की जो कैम्बियम है, ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी मेरिस्टम हैं। यानी जब पौधे में शूट एपेक्स की सेल्स काट रही थी सेल्स को, तो वो नीचे की तरफ आती हैं और रूट एपेक्स की काटेगी वो भी ऊपर की तरफ जाएगी रूट में, तो वो परमानेंट टिश्यू में बदलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है विभाज्य ऊतक जो है जब शूट और रूट एपेक्स पे सेल्स काटता है, प्रोमेरिस्टम टाइप का वो है, प्रोमेरिस्टम है, वो जो काटता है कोशिकाएं वो परमानेंट टिश्यू में बदलती हैं। लेकिन उनमें यदि कुछ कोशिकाएं प्राइमरी नेचर की रह जाएं, यानी उनमें वो परमानेंट टिश्यू में ना बदलें, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। तो उसका एग्जाम्पल है रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और वेस्कुलर कैम्बियम। इन सब प्राइमरी मेरिस्टम की उत्पत्ति प्रोमेरिस्टम से होती है जो बिल्कुल शीर्ष पे पाया जाता है। इसके बाद है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम से क्या तात्पर्य है? परमानेंट सेल्स में, यानी विभाज्य ऊतक जो था उसने जो सेल्स काटी वो सेल्स परमानेंट टिश्यू को बनाएंगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू मतलब जो परमानेंट हो गया, इसका कार्य भी निश्चित हो गया, ऐसा ऊतक जो कार्य निश्चित हो गया और जगह निश्चित हो गई। अब यदि उसमें उन परमानेंट सेल्स में सामान्यतः विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, एक बार अगर काम फिक्स होगी, ये एंडोस्पर्म बनाएगी, ये कॉर्टेक्स बनाएगी, ये एपिडर्मिस बनाएगी, ये आपका एंडोडर्मिस बनाएगी, ये सब फिक्स हो गया, तो इसमें कोई भी ऐसा विभाजन नहीं होगा कि नया टिश्यू बना सके। लेकिन कभी कभी आवश्यकता होने पर परमानेंट सेल भी सक्रिय होकर विभाजनों में भाग लेना आरंभ कर देती है। इस प्रकार से उत्पन्न जो विभाजनशील सेल्स को हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के समय उत्पन्न होने वाले इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर मतलब 2 वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो कैम्बियम बनती है, जो रंभ के अंदर की पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाती हैं तो वो परमानेंट टिश्यू, लेकिन वो मेरिस्मेटिक हो जाता है। तो एक इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बन जाती है, तो दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में भी यदि कैम्बियम बन गई तो रिंग का निर्माण हो जाता है पूरा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय उत्पन्न होने वाली इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इसी श्रेणी में आती है। कॉर्क जो बनाता है वो कॉर्क कैम्बियम इसी श्रेणी में आती है, वो भी परमानेंट टिश्यू में से ही बनती है। अब इसके बाद आता है पोजीशन के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार का है। पोजीशन का आधार हम लेके चलें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मतलब शीर्ष,
ये मेरिस्टेमेटिक सेल स्टेम अथवा रूट के शिखाग्र पर पाई जाती है। इसके विभाजन से पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। इसे ग्रोथ पॉइंट या ग्रोथ रीजन भी कहते हैं। दूसरी है इंटरकैलरी, यानी बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेमेटिक सेल मोनोकॉट पौधों में, यानी एक बीजपत्री पौधों में इंटरनोड के आधार पर पाई जाती है। जहाँ नोड्स होते हैं इंटरनोड होते हैं, तो इंटरनोड जहाँ खत्म होता है उसके आधार पर मिलती हैं। इन सेल्स में विभाजन से इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि होती है। ये सेल्स प्राइमरी नेचर की होती हैं। कुछ समय बाद इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। ये बांस में ऐसी वृद्धि होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम से भी होती है। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, मतलब साइड में। ये विभाजनशील सेल स्टेम अथवा रूट की लेटरल साइड में स्थित होती है। इसमें हमेशा परिणत या पेरिक्लाइनल विभाजन पाया जाता है। उत्पन्न सेल से तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कब एक्टिव होती है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद तने की मोटाई बढ़ती है, ठीक है, चौड़ाई बढ़ती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? तो प्राइमरी नेचर की, लेकिन वो वेस्कुलर कैम्बियम की जो पोजीशन है वो कहाँ है? साइड में, लेटरल। आपने वेस्कुलर बंडल में देखा होगा, बाहर फ्लोएम होता है, फिर एक कैम्बियम होती है और अंदर जाइलम होता है, ठीक है, डाइकॉट में। तो वो जो वेस्कुलर कैम्बियम की पोजीशन आपने देखी होगी साइड में होती है, लेटरल होती है। तो बाहर की तरफ काटती है सेल्स को और अंदर की तरफ काटती है। तो इस तरह से ये पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ। अब इसके बाद आता है आपका फंक्शन के आधार पर। अब फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कार्य क्या? पहला है प्रोटोडर्म। इस मेरिस्टेम के विभाजन होने से भारी एपिडर्मिस का निर्माण होता है। मतलब वो क्या क्या कार्य करेगी, कौन सी मेरिस्टेम सेल्स क्या बनाएंगी, ये उनका कार्य है। तो प्रोटोडर्म जो मेरिस्टेम है उनके विभाजन होगा तो भारी एपिडर्मिस का निर्माण होगा किसी पौधे की। फिर है प्रोकैम्बियम, इससे वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेमेटिक सेल से हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। यानी 3 प्रकार का जो मेरिस्टेम बांटा फंक्शंस के आधार पर, उन्होंने मिलकर पूरे पौधे के सारे अंगों को, सारे जो स्टेम का जो डेवलपमेंट है पूरा रूट स्टेम का पूरा, उन तीनों ने मिलके कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद आती है, हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। ये तो बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, यानी विभाज्य ऊतक। अब बात करते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोशिकाएं काटती है, चाहे स्टेम एपेक्स पे काटे चाहे रूट एपेक्स पे, वो जब बढ़ती हैं आगे तो वो अपने कार्य और जगह के अनुसार अपने नेचर को परमानेंट कर लेती हैं। चाहे वो कोई एंडोडर्मिस बन जाती है, कोई पेरिसाइकिल बन जाती है, कोई वेस्कुलर बंडल बन जाता है। तो इस तरह से अपने अपने कार्य सबके निर्धारित हो जाते हैं, तो उनका नेचर परमानेंट हो गया, यानी वो ये कार्य ही करेंगी। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, एक पैरेन्काइमा को छोड़ के। पैरेन्काइमा एक ऐसा है जो अपवाद है। बाकी कोशिकाओं का वह समूह जब विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इन टिश्यू की सेल्स विभेदित होकर विभिन्न आकार आकृति की हो जाती हैं और आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? स्थायी ऊतक, हिंदी में कहते हैं स्थायी ऊतक। तो ये स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा है स्पेशल टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे सिंपल टिश्यू। सबसे पहले सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या है? यह परमानेंट टिश्यू जो एक जैसी सेल्स के मिलने से बनता है। देखो, ऊतक तो कोशिकाओं के मिलने से ही बनेगा। टिश्यू की बात करते ही समझ लो कोशिकाओं का समूह है। तो यदि एक जैसी सेल्स के मिलने से कोई ऊतक बनता है तो उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट लेकिन सिंपल। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये 3 प्रकार का। पहला है पैरेन्काइमेटस यानी मृदु ऊतक, दूसरा है कॉलेनकाइमेटस यानी स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमेटस यानी दृढ़ ऊतक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं
पैरेन्काइमेटस या मृदु ऊतक। पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है। सेल वॉल पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। अंतरकोश के अवकाश पाए जाते हैं। कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, आयताकार, बहुभुजी इत्यादि तरह की हो सकती है। भोजन संचित भी पाया जाता है। ये ग्राउंड टिश्यू का कार्य भी करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू का कार्य भी करती है, मतलब जहाँ ग्राउंड टिश्यू की जरूरत होती है वहाँ पर ये उपस्थित रहता है। परंतु कभी कभी विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। यानी वैसे है तो पैरेन्काइमा मृदु ऊतक है, लेकिन कई बार इसमें कोई विशेष कार्य करना होगा तो ये रूपांतरित हो जाएंगे। अब वो जो रूपांतरित फॉर्म है किसकी, पैरेन्काइमा की, मृदु ऊतक की, वो कई प्रकार की। उसमें पहला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, जब इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है तब ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैपेरिस। कैपेरिस को हम हिंदी में टेंटी भी कहते हैं, करील भी कहते हैं। आपने यहाँ करील के वृक्ष लगे हुए हैं, रिवाइंस में देखो चंबल के, तो टेंटी का जो वृक्ष होता है उसमें पत्ती तो शल्क के बराबर होती है, कांटों पर रूपांतरित हो जाती है। तो पत्ती का काम कौन करेगा, स्टेम करेगा। तो ऐसे केस में जो उसका स्टेम होता है, उसकी जो पैरेन्काइमा है मृदु ऊतक है, उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। तो आपने करील के तने को हमेशा हरा देखा हो, गहरे हरे रंग का होता है, क्योंकि वो तना जो है उसका जो मृदु ऊतक है, चूँकि पत्तियाँ नहीं हैं इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो कार्य के अनुसार कभी कभी रूपांतरित तो है, तो पैरेन्काइमा मृदु ऊतक है, लेकिन वो मृदु ऊतक चूँकि कार्य उसको प्रकाश संश्लेषण का करना है, इसलिए उसके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण के कार्य को अंजाम देता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैपेरिस या टेंटी। उसके बाद दूसरा प्रकार है पैरेन्काइमा का, एरेन्काइमा। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा के अंतरकोशिकीय स्थानों में हवा भरी रहती है, यानी है तो पैरेन्काइमा, लेकिन जलीय पौधे आपने देखे होंगे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। बहुत से पौधे जैसे सिंघाड़ा आपने देखा होगा, सिंघाड़ा लगता नीचे, पत्ती उसकी ऊपर की तरफ तैरती रहती है, क्योंकि उसका जो पिट्यूल होता है वो उसके अंदर, पिट्यूल के अंदर फूला हुआ पिट्यूल होता है, उसके अंदर यही पैरेन्काइमा एरेन्काइमा रूप में पाया जाता है। क्या मतलब है, यानी पैरेन्काइमा तो मिले लेकिन वो जाली जैसा होता है, खाली स्थान होते हैं बड़े बड़े उसमें। तो जलीय पौधों में पैरेन्काइमा के अंतरकोश के स्थान में हवा भरी रहती है। वो जो खाली स्थान में हवा भरी हुई, जब हवा भरी होगी तो ऐसा पौधा पानी में ऊपर की तरफ तैरता है, जिसके कारण पौधा पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इस पैरेन्काइमा को इस कारण से हम एरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि कार्य उसका क्या हो रहा है, एयर को भरने का, और एयर के भरने की वजह से पौधा पानी की सतह पर तैरता है। इसलिए कार्य के कारण उसको, उस पैरेन्काइमा को हमने एरेन्काइमा की संज्ञा दी। तीसरा है प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा क्या है, प्रोजेन्काइमा देखिए सामान्य समव्यासी मृदु ऊतक कोशिकाओं के विपरीत। नॉर्मल हम मृदु ऊतक देखते हैं तो कैसा होता है, गोल गोल सेल होती हैं एक ही आकार की समव्यासी। इसके विपरीत यदि द्वितीयक जाइलम एवं कुछ द्विबीजपत्री पादपों में पेरिसाइकिल में उपस्थित मृदु ऊतक कोशिकाएं थोड़ी लंबी हो जाती हैं, यानी मृदु ऊतक तो है लेकिन कैसा हो जाता है, दीर्घित हो जाता है, लंबी हो जाती हैं थोड़ी, और सिरों पर सक्रिय हो जाती हैं। तो वो भी कुछ कार्य की वजह से हुई हैं, उसमें कोई ज़रूरत थी, तो उस प्रकार से उसको हमने नाम दे दिया प्रोजेन्काइमा। उसके बाद है स्टीलेट पैरेन्काइमा। स्टीलेट जैसा आप नाम से देख रहे हैं, तारे सदृश, स्टार नुमा, स्टीलेट। तो अनेक पादपों में मृदु ऊतक कोशिकाएं इस प्रकार पालित होती हैं कि वो ताराकार हो जाती हैं, इसलिए इसे ताराकार मृदु ऊतक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टाइफा है। टाइफा एक जलीय पौधा है, एम्फीबियस है, जो पानी किनारे पाया जाता है। टाइफा के अंदर ये मृदु ऊतक पाया। फिर है इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट क्या है, ये विशेष प्रकार की मृदु ऊतक कोशिकाएं हैं जिनमें टैनिन, रेजिन, वसा, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल इत्यादि पाए जाते हैं। तो उनका जवाब मिलता है इन सब चीज़ों का, जम जाएंगे उसके अंदर। तो इस प्रकार का जो मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा है उसे हम इडियोब्लास्ट की संज्ञा देते हैं। अब ये डायग्राम नीचे आपको दिख रहा है, इसमें आराम से आप देख सकते हैं।
लेफ्ट साइड में देखिए पैरेन्काइमा लिखा है। नॉर्मल पैरेन्काइमा इस तरह की गोलाकार सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर देखिए क्लोरेन्काइमा, कार्य के अनुरूप इसमें क्लोरोफिल डेवलप है, ये क्लोरेन्काइमा है, ठीक है। पैरेन्काइमा के नीचे है प्रोजेन्काइमा, कोशिका कैसी है, दीर्घित और लंबी। उसके साइड में राइट साइड में एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में देखिए आप बड़े बड़े एयर स्पेसेस हैं बीच बीच में, इनमें हवा भरी रहती है और ये सेल्स दिख रही है, ये पैरेन्काइमा की सेल है, मृदुतक सेल हैं। इन हवा के भर इन क्षेत्र जो बीच के स्थानों में हवा भरने के कारण ये पौधे जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। फिर ऊपर जाइए देखिए स्टीलेट पैरेन्काइमा, यानी तारानुमा पैरेन्काइमा, तारे जैसा स्टार जैसा पैरेन्काइमा होता है। और फिर है नीचे ईडियोब्लास्ट। तो ईडियोब्लास्ट देखिए आप, ये जो अंगूर जैसा गुच्छा दिख रहा है बीच में, ये जमाव है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ये पैरेन्काइमा सेल है, पूरी बड़ी हो जाती है, इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट का जमाव होता है जो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है, इसको हम ईडियोब्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा है, यानी पैरेन्काइमा स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, और स्थायी ऊतक में भी किसका प्रकार है, सिंपल प्रकार के टिश्यू का। और पैरेन्काइमा में ये कार्य के आधार पर पैरेन्काइमा को कई से नाम दिए गए हमने, जिसमें सारे नाम और डायग्राम मैंने आपको इसमें दिखाए। तो आज